हेलो बच्चों, वेलकम टू टीएसएफ क्लास। आज हम लोग अपने हिस्ट्री सेगमेंट का जो फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा फ्लैशबैक उसका लेंगे। क्लास 9 में जो हमने पढ़ के छोड़ा हुआ था उसका थोड़ा सा हम फ्लैशबैक लेंगे। और ये जो चैप्टर है इससे 5-6 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो कभी भी पुटअप हो जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, या फिर वो एमसीक्यूज़ में निकल के आ जाए, या फिर वो डायरेक्ट 5 नंबर में आ जाए। तो उसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस की बात कर रहे थे। बट हम यहाँ पे क्या है कि पूरे यूरोप को लेके चल रहे हैं, पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट को, जिसमें कि क्या है यूरोप में कैसे नेशनलिज्म की शुरुआत हुई थी उसके बारे में बात करेंगे। अब होता क्या है कि फ्रेडरिक सोरियो नाम के एक पर्सन थे जिनके द्वारा कि एक फिगर बनाया गया था, ठीक है, एक पेंटिंग बनाई गई थी जिसको इन्होंने 4 सीरीज में एक पेंटिंग बनाई थी। अब उस 4 में ये फर्स्ट वाला जो फिगर है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब देखिएगा इसमें ध्यान से कि आप इसमें पाएंगे कि ये जो फिगर है जो फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा बनाया गया था, इसको बोलते हैं कि द पैक्ट ऑफ बिटवीन नेशन, ठीक है। अब होता क्या है इसमें कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये एक सीरीज में ट्रेन नुमा स्ट्रक्चर में ये पूरे लोग जो है अपने अपने कंट्री के झंडे के साथ जो है चल रहे हैं। और यहाँ पे जब आप सामने देखेंगे, यहाँ पे 1 सेकेंड, जब हम यहाँ पे आते हैं तो इसमें देखिएगा, इसमें होता क्या है कि एक यहाँ पे स्टैचू लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ठीक है, जो कि फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रही है कि उस समय फ्रांस में क्या होता था, जो वुमेन्स होती थी उनको फ्रीडम के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता था। तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। अब इसमें होता क्या है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में दिया जो है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक मसाल हाथ में ली हुई है जिसको कि हम लोग इनलाइटमेंट, टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट बोलते थे, ठीक है। और इस हाथ में वो मैन्स के चार्टर ली हुई हैं, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि मैन का चार्टर इसलिए बोला जाता है राइट्स ऑफ चार्टर्स ऑफ मैन। तो उस समय क्या था कि क्लास 9 में जब हम लोग पढ़े होंगे तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में उस समय वुमेन्स को इतना फ्रीडम नहीं था, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैन का यूज़ किया गया। अभी हम लोग आगे नीचे देखेंगे भी कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। तो अब देखिएगा इसमें 3-4 चीज़ें हम लोग को बेसिकली देखना है। इससे कभी कभी डायरेक्टली एमसीक्यूज़ में भी क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। अब देखिएगा कि यहाँ पे कुछ कूड़ा करकट टाइप का दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है कि एब्सोल्यूट मोनार्क जो होता था, यानी कि उसके डिस्ट्रॉय वेस्ट पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा मुकुट दिख रहा है, कभी कहीं कोई और चीज़ें दिख रही हैं। तो उसमें होता क्या है कि इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो फ्रीडम लिबर्टी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसमें इसके पास से यूएस और स्विट्जरलैंड 2 कंट्री ऐसी थी जो कि पास आउट कर चुके थे इसको, ठीक है। और बाकी पीछे यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास जस्ट फ्रांस अभी पहुँच ही रहा था, पीछे जर्मनी है और भी सारी कंट्री है जो कि पीछे अपने अपने नेशनल कॉस्ट्यूम के साथ सारे सोशल क्लास के लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट थे, ठीक है, जो कि चल रहे थे, जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज दे रहे थे, रिस्पेक्ट दे रहे थे। अब ऊपर कुछ चीज़ें दिख रही होंगी कि यहाँ पे आपको जीसस क्राइस्ट दिख रहे हैं। यहाँ पे जीसस क्राइस्ट और एंजल जो है इन लोगों को आशीर्वाद अपना दे रहे थे कि आप लोग ने जो किया है वो बहुत ही अच्छा किया है। अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं कि आपकी बुक में एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन 1848 फ्रेडरिक सोरियो नाम के एक पर्सन, का नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने 4 सीरीज में अपने प्रिंट्स को विजुअलाइज किया था, जिसको ड्रीम के रूप में इन्होंने दर्शाया था, जो कि क्या बोलता था कि यूटोपियन विजन इसको बोलते थे। अब यूटोपियन विजन क्या होता है कि एक नई टर्मिनोलॉजी हम लोग के सामने आ गई है। यूटोपियन विजन ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी चीज़ सोच रहे हैं, ठीक है, तो उसमें होता ये है कि हम अपने एक ड्रीम बना लेते हैं कि ऐसी चीज़ें आज से 100 साल बाद या आज से 100 साल बाद ऐसी चीज़ें होनी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, या फिर मतलब हम ड्रीम में जो भी चीज़ें सोच सकते हैं जो जिसका कि हमारी कल्पना मात्र में ही वो चीज़ें रहेंगी, उसका रियलिटी से कोई भी टच नहीं है। और उसको उस समय फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा ये चीज़ें बनाई गई थी कि ऐसी चीज़ें हो भी सकती हैं। अब क्या कह रहा है कि 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग ए ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक एज ही कॉल्ड देम द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज सो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। यहाँ पे यूरोप और अमेरिका के लोग थे जो कि हमको दिखाया गया मैन एंड वुमेन। अभी हमने आपको बताया कि ऑल एज, यानी कि सारे एज के मैन एंड वुमेन
सोशल क्लास, सारे क्लास के लोग थे, ठीक है, जो कि मार्च कर रहे थे एक लंबी ट्रेन नुमा स्ट्रक्चर पे और ऑफर कर रहे थे होमेज टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को रिस्पेक्ट प्रदान कर रहे थे। आगे देखते हैं क्या है कि इसमें कह रहे हैं कि एज यू रिकॉल दैट आर्टिस्ट ऑफ द टाइम फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। अभी हमने आपको बताया कि जो उस समय के आर्टिस्ट थे, जो वोमेन्स थी, उनको पब्लिक वो फीमेल फिगर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता था, लिबर्टी को फीमेल फिगर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता था। अब ये कह रहा है कि एज यू रिकॉग्नाइज द टार्च ऑफ इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई हमको, ठीक है। अब ये लोग जो थे, जो चल रहे थे, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज दे रहे थे, उनका ऐसा लग रहा था कि हमें क्या है कि नए ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, ठीक है। और उनके हाथ में, दूसरे हाथ में देखिएगा आप, जब लोग नीचे करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया कि ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे वो राइट्स ऑफ चार्टर्स ऑफ मैन, फिर हमने आपको बताया उस समय कि चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन जो है, मैन का प्रयोग इसमें इसलिए हुआ है क्योंकि फ्रांस में उस समय वुमेन्स को इतना फ्रीडम नहीं था। ओके, अब देखते हैं जो हम लोगों ने जो एब्सोल्यूट्स वेस्ट देखे हैं, जो कि क्या है, सैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो एब्सोल्यूट मोनार्क था उस समय, उनका वेस्ट पड़ा हुआ था, उनको डिमोलिश कर दिया गया था, उनको ध्वस्त कर दिया गया था, ठीक है। अब कह रहा है कि इन सोरियोज यूटोपियन विजन, जो आपने आपको बताया कि हम कल्पना में वो कुछ भी चीज ऐसी सोच सकते हैं कि जिसको रियलिटी से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, कि यहाँ पे दिया गया विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एब्सोल्यूटिस्ट की भी, वो एब्सोल्यूट जो होते थे, एब्सोल्यूट मोनार्क, उनके बारे में भी दिया गया है कि वो ऐसा गवर्नमेंट जिसको कि जो राजा होता है वो कुछ भी करे, ठीक है, उसका कोई भी मतलब निरंकुश शासन जो होता है, मतलब उस पर कोई भी अंकुश नहीं है किसी का, ठीक है, तो उसको बोलते थे हम लोग एब्सोल्यूट मोनार्क, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अब इसमें बहुत सारे देश के लोग अपने अपने झंडे और कॉस्ट्यूम के साथ, जैसे देखिए यहाँ पे जर्मनी के लोग थे, ठीक है, जर्मनी के लोग के पीछे कौन थे, और भी लोग लगे हुए थे, जैसे देखिए बेरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। गोल्ड फ्लैग क्या, इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सोरियस क्रिएटेड हिज इमेज द जर्मन पीपल्स डिड नॉट एट एग्जिस्ट एज द यूनाइटेड नेशन। अब उस समय कह रहा है कि जब सोरियस के द्वारा, फ्रेडरिक सोरियस के द्वारा ये फिगर बनाया गया, तो जर्मनी के जो लोग थे उस समय वो यूनाइटेड नेशन में नहीं थे, मतलब उनके अंदर क्या था, अलग अलग स्टेट्स में वो बटे हुए थे, तो उनको भी ये चीज़ें दिमाग में आ रही थी कि हम लोग भी एक होके एक झंडे के नीचे क्या है, चल सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे टू सिसिलीज है, लोम्बार्डी है, पोलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, हंगरी, रशिया, फ्रॉम द हेवेंस एव क्राइस्ट सेंट्स एंड एंजल गेज अपॉन द सेंस। कह रहा है कि उस समय ऊपर से जो जीसस क्राइस्ट को हमने देखा, और भी एंजल्स थे, भगवान जो थे उनके, वो उनको क्या कर रहे थे, जो गॉड थे वो उनको आशीर्वाद दे रहे थे कि आप लोग जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। दे हैव बीइंग यूज्ड बाय द आर्टिस्ट ऑफ सिंबलाइज फर्टिनिटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। दिस चैप्टर विल डील विद द मेनी ऑफ द इशूज विजुअलाइज्ड बाय सोरियो। इस चैप्टर में हम लोग सोरियोस के द्वारा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक पूरी सीरीज हम लेके चल रहे हैं इस हिस्ट्री सब्जेक्ट की, ठीक है, जिसको हम लोग धीरे धीरे करते हुए पूरे सब्जेक्ट को ही एकदम अच्छे से विद नोट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज एज ए फोर्स विच बॉट स्वीपिंग चेंज इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। कह रहा है कि ऐसी क्या चीज़ें हुई जो कि राजनीतिक रूप से, ठीक है, और यूरोप के लोगों के मेंटल में, ठीक है, दिमाग में उनके ऐसी क्या चीज़ें हुई कि एकाएक ऐसे परिवर्तन होने शुरू हो गए, ठीक है। द एंड ऑफ द रिजल्ट दिस चेंजेस वाज द इमरजेंस ऑफ द नेशन स्टेट, ठीक है। नेशन स्टेट क्या होता है, शेयर आइडेंटिटी, शेयर कल्चर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब भी हम नेशन की बात करते हैं, तो स्टेट क्या होता है, देखिए स्टेट में होता क्या है कि एक टेरिटरी होती है, एक एरिया होता है जिसमें कोई भी पर्सन जो है रूल कर रहा है, कोई भी गवर्नमेंट हो, जरूरी नहीं कि वो डेमोक्रेटिक हो, ठीक है, और या फिर ये मोनार्क हो, ठीक है। तो उसमें एक्स रीजन में कोई भी पीपुल जो है रूल कर रहा है, तो उस एरिया का क्या है, वो सारा रूल करेगा, ठीक है, जितना भी एरिया उसका टेरिटरी है, ठीक है। अब नेशन स्टेट में क्या हो जाता है, जब भी जैसे मान लीजिए हमारा इंडिया है, ठीक है, तो हम जितने भी मतलब स्टेट्स उसमें हैं हमारे इंडिया में, तो उसमें हम लोग क्या है, कहीं भी जाएंगे तो हम लोग एज इंडियन ही तो बोलेंगे, तो उसमें क्या है कि एक नेशनलिटी की भावना होती है, ठीक है।
तो उसी को नेशन स्टेट बोलते हैं। अब यूरोप जो है वहाँ पे फ्रांस में कई सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी जैसे मान लीजिए कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ तो जो मोनार्क था वो भी इन चीज़ों को एक्सेप्ट तो कर रहा था, बट उसको मॉडर्न स्टेट हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन और इन सब चीज़ों को वो लोग एक्सेप्ट तो कर रहे थे, बट जो नेशन स्टेट आया वो जितने भी लोग थे उन सब के अंदर एक नेशनलिटी की भावना आई, ठीक है, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अभी आपके सामने आएगा। तो उसमें होता क्या है कि जितने भी लोग थे उनको क्या है एक देश एक फ्लैग के नीचे, अभी देखेंगे हम जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ये चैप्टर, ये इंट्रोडक्शन सेक्शन है इसका, ठीक है। इसके बाद से जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि क्या है एक नया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया गया फ्रांस में, नया फ्लैग बनाया गया जो कि राजध्वज जो था, जो पहले राजा का जो फ्लैग था उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया, नया नेशनल फ्लैग बनाया गया फ्रांस का। फ्रेंच लैंग्वेज को क्या किया गया, बिकम द नेशनल लैंग्वेज हो गया फ्रेंच लैंग्वेज। फिर कई तरह के इंटरनल कस्टम ड्यूटीज लगाई जा रही थी जो कि जिसको भी एबॉलिश कर दिया गया था उस समय। तो ये सब चीज़ें जब लोगों के पास आई तो लोगों को ये लगा कि हम क्या है आज़ाद हो रहे हैं, हम शासन भी कर रहे हैं। अब डायरेक्ट जो वो था कॉमन सिटीजन के पास पावर आ रही थी, ठीक है, वो लोग इलेक्ट भी कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें जब हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, उसके बाद से फ्रांस में क्या हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट का एंट्री हो गया, ठीक है। अब उसको जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस वाले चैप्टर में, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडियाज ऑफ नेशन। कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो नेशन का आइडिया था वो कैसे कम हो गया है। तो कह रहा है कि द एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। अब ये क्या हुआ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 1789 से ही नेशनलिज्म की जो भावना थी वो इमर्ज हो रही थी, ठीक है। फ्रांस, as you would remember this, was a full-fledged territorial state in 1789 under द रूल ऑफ एन एब्सोलूट मोनार्क। कह रहा था कि उस समय 1789 के समय में जो फ्रांस था उस पे एब्सोलूट मोनार्क यानी राजा का शासन था। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि बाय बर्थ कोई भी क्या है राजा बन जाए, ठीक है, तो उसके अंदर वो एबिलिटी भी होनी चाहिए। तो लोगों को जब ये चीज़ें नेशनल इमरजेंसी हो रहा था, ठीक है, तो लोगों को ये चीज़ें दिमाग में आ रही थी कि जन्म से ही कोई राजा नहीं बनेगा, ठीक है। तो वो वहाँ पे क्या है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बनाने के लिए उसको द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। अब कह रहा है कि जो पावर था वो मोनार्क से फ्रेंच सिटीजन के पास चला गया था, ठीक है। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड हैंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड सेव द। अब अलग से एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसके अकॉर्डिंग वो लोग क्या है काम करेंगे, ठीक है। दोस्तों अब हम इस सेक्शन में पूरी हिस्ट्री को कवर करेंगे, ठीक है। होता क्या है कि हम लोग को लगता है कि हिस्ट्री क्या है बहुत फैक्ट होते हैं, बहुत रटना पड़ता है, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे साथ ऐसे ही चलते रहिए, ठीक है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पूरी चीज़ें इस क्लास में ही रिवीजन करके आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।